हेलो ऑल क्लास 12 स्टूडेंट्स। इस वीडियो सीरीज में क्विकली डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के सारे पेपर्स फ्रॉम 2022 टिल डेट। 2023 का पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं आज, मतलब पेपर कोड 58/2/1। ओके, अब इसका क्वेश्चन वन जो आया था उसकी मार्किंग स्कीम के साथ फटाफट डिस्कस करते हैं। इन द एनुअल बजट 2022-23 इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप अ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 65,000 करोड़। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट किस में क्लासिफाई होगा बेटा? ये कैपिटल रिसीट होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से एसेट हो जाते हैं कम। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, इट्स अ कैपिटल रिसीट एज इट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, असर्शन देके रखा है बीओपी इज इन सरप्लस इफ ऑटोनॉमस रिसीट्स आर ग्रेटर देन ऑटोनॉमस पेमेंट्स। अगर रिसीट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पेमेंट्स तो बीओपी सरप्लस में होगा। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है और इसका रीजन देके रखा है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर डिटरमिन्ड बाय द डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस नहीं होता है, इट इज बेसिकली बैलेंस ऑन करंट अकाउंट प्लस बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस। एंड दैट इज व्हाई रीजन इसका गलत है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। स्टेटमेंट वन देके रखा है क्वेश्चन 3 में, द इंड्यूस्ड कंजम्पशन शोज द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ऐसा कंजम्पशन जो इनकम के साथ चेंज होता है उसे इंड्यूस कंजम्पशन बोला जाता है और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा। और स्टेटमेंट टू है, विद अ सर्टेन इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। मिस इकरा अंसारी, अ टीचर वाज एक्सप्लेनिंग in her class about various types of deposits with the commercial banks. She quoted that these deposits form a part of M1 measure of money supply and are repayable on demand by commercial banks. ऐसे deposits that are repayable on demand उन्हें कहा जाता है demand deposits, and that is why इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। टाइम डिपॉजिट्स और ऑफिस डिपॉजिट्स नहीं है वो। करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। एज पर आरबीआई प्रेस रिपोर्ट डेटेड 22 जून 2022, net foreign portfolio investment recovered and recorded an outflow of US dollar 15.2 billion, mainly from the equity market. The above transaction will be recorded in dash account on dash side. Foreign portfolio investment generally कहाँ record होगा? It will be a part of capital account and क्योंकि outflow हो रहा है, so that is why it will be recorded on the debit side. Correct option is option B. Sorry, not B. Capital account is option D. Capital account and it will be recorded on debit side क्योंकि outflow हो रहा है। Credit पे तब record होता है जब inflow होता है। Question number 6. Read the following statement. Statement 1 देके रखा है। GDP is the sum total of gross market value of all the final goods and services added by all the sectors in an economy during a fiscal year. Sum total of gross market value of all final goods and services added by all the sectors in an economy during a fiscal year। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी होता तो और बेटर होता है ये स्टेटमेंट, लेकिन अभी भी ये स्टेटमेंट सही है। मार्केट वैल्यू सारे गुड्स एंड सर्विसेज की तो सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, उसे कहते हैं जीडीपी। स्टेटमेंट 2 देके रखा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मतलब जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू excess of value of output over intermediate consumption। value of output minus intermediate consumption करते हैं तो जीडीपी मिलता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट बी देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर गिवन बिलो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लो इंडिकेटेड बाय बी एंड डी। बी और डी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज एंड डी वाला है फैक्टर सर्विसेज। बेटा गुड्स एंड सर्विस और फैक्टर सर्विस की बात है तो ये रियल फ्लो हो गया, इट इज नॉट मनी फ्लो। ऑप्शन ए ही सही है। फिर assuming that the following data is given for an imaginary economy, जिसमें अपने को देके रखा है export of visibles and import of visibles, तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है? बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है फॉर 2020 टू 2021। ओके, बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हुआ है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट 2020 में हो गया है 200 का 1000 माइनस 800 और 2021 में हो गया है 1100 माइनस 850, दैट गिव्स 250। तो 200 से बढ़ के 250 करोड़ हो गया है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन वुड बी इंक्रीज बाय 50, does increase by 2020 to 2021 it has increased by 50 करोड़। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट में
come up with the surplus budget to achieve the okay प्राइस लेवल अगर बढ़ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कौन सा बजट लेके आएगी? सरप्लस बजट टू अचीव द बजट ऑब्जेक्टिव। कौन सा बजट ऑब्जेक्टिव है? स्टेबिलिटी लेकर आने का। सरप्लस बजट अगर आता है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट तुमसे ले ज्यादा रही है, तुम पे खर्चा कम कर रही है, तो इट विल रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड हेंस कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप स्टेबिलिटी, reallocation of resources, price stability, then redistribution of income. Correct option is second wala, and that is why correct is B, second only. That is स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। असर्शन देके रखा है एट द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज जीरो। ब्रेक इवन लेवल पे एपीसी जीरो हो जाता है। ये तो गलत है। ब्रेक इवन लेवल पे एपीसी 1 के बराबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पे कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है और एपीसी का फॉर्मूला होता है सी बाय वाई, टोटल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। तो आंसर शुड बी 1। तो असर्शन तो गलत है। और रीजन देके रखा है इसका, the sum of average propensity to consume and average propensity to save is always equal to 1. APC plus APS हमेशा 1 के बराबर होता है। तो रीजन का स्टेटमेंट तो सही देके रखा है, लेकिन असर्शन गलत देके रखा है। करेक्ट इज ऑप्शन डी। पार्ट बी पे आ जाते हैं। दैट इज डैश refers to the level of aggregate demand which can be met by the corresponding supply in the economy. ऐसा एग्रीगेट डिमांड जो मीट किया जा सकता है बाय कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई, उसको इफेक्टिव डिमांड बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट्स इफेक्टिव डिमांड, इट्स अ टर्म दैट इज गिवन। देन क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द इंडियन इकोनॉमी डैश आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज लीगल टेंडर मनी। कौन सा होता है लीगल टेंडर मनी? गवर्नमेंट जो इशू कर रही है अंडर द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, उसे कहते हैं लीगल टेंडर। कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, करेंसी टाइप्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। तो जनरली लीगल टेंडर मनी किसे कहा जाएगा? सेकंड वाले को बोलते हैं। करेंसी नोट सारे तरह के एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट। तो करेक्ट वुड बी सेकंड वन, दैट इज ओनली टू। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, बेसिकली आरबीआई जो इशू कर रहा है दैट इज अंडर अ लीगल टेंडर, इट्स हाई पावर्ड मनी। देन बी पे आ जाते हैं। डैश फॉर्मुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है सेंट्रल बैंक। तो करेक्ट इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा तुमको एस्टिमेट करना है एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड दिया हुआ है, हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देके रखा है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज 2000। देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी देके रखा है जो सेकंड एलिमेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का, दैट गिव्स अस 1500। फिर नेक्स्ट लेवल पे हम आ जाते हैं, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये थर्ड पार्ट का पहला है, दैट इज GFCF, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देके रखा है 1000। देन इसके अलावा अपने को चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। तो चेंज इन स्टॉक नेट एडिशन टू स्टॉक देके रखा है, दैट इज 300। और फिर फोर्थ एलिमेंट पे आ जाते हैं, दैट इज नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट देके रखे हैं 700 और इम्पोर्ट देके रखे हैं 200। तो नेट आ गया है 500। इन सबको ऐड करने पे अपने को मिलेगा जीडीपी एट एमपी, क्योंकि थर्ड पॉइंट की वैल्यू ग्रॉस में दी हुई है। 2000 प्लस 1500 3500 प्लस 1000 4500 प्लस 300 4800, 4800 प्लस 500 गिव्स अस 5300। और जीडीपी एट एमपी से अगर कन्वर्ट करना है इसे एनडीपी एट एफसी में, तो जीडीपी एट एमपी इज 5300। इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ एनडीपी एट एफसी में। ग्रॉस से नेट पे अगर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देके रखा है 250। देन उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट होता है, तो एनआईटी माइनस हो जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स तुमको देके रखा है 350। 350 और 250 600 माइनस हो जाएगा, तो दैट गिव्स अस 4700। दैट इज द करेक्ट आंसर आल्सो। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक डज नॉट intervene in the foreign exchange market. Justify the given statement giving valid arguments.
या जनरली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में डिमांड सप्लाई फोर्सेस से चीजें डिसाइड होती है, एंड दैट इज व्हाई जनरली सेंट्रल बैंक डज नॉट इंटरफेयर इन डिटरमाइनिंग द मार्केट एक्सचेंज रेट, अनलाइक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसमें सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है। लेकिन हमारी कंट्री में जो सिस्टम फॉलो होता है वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट नहीं है, दैट इज सॉर्ट ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग, जहाँ पे आरबीआई बीच बीच में इंटरवीन करती है और हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी लाने के लिए कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट मतलब खरीदती बेचती है फॉरेक्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो आंसर है इसका एज पर सीबीएसई अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Equilibrium rate of exchange is established at the point where the quantity demanded and quantity supplied of foreign exchange are equal. In the case of any disequilibrium, market forces of demand and supply will automatically bring the exchange rate back to equilibrium level. However, the central bank does not have any role active role to play in the determination of exchange rate under the flexible exchange rate system. ठीक है। पार्ट बी पे आ जाते हैं, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ होम करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ अ नेशन। अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं कोई एक्सपोर्टर हूँ, इफ आई रिसीव एक्सपोर्ट रिसीव्स इन फॉरेन करेंसी, तो जब मैं उसे रुपी में कन्वर्ट करवाऊंगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्टर इज गोइंग टू बी इन बेनिफिट, एक्सपोर्टर बेनिफिट में होगा, एंड दैट इज वाई एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे आपकी कंट्री के। और आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो बाहर की कंट्री के लिए, बाहर वालों के लिए आपकी कंट्री में गुड्स कंपैरेटिवली सस्ते हो गए, क्योंकि वो अपने करेंसी से ज्यादा गुड्स परचेज कर सकते हैं हमारी कंट्री में। ओके, तो आंसर एज पर सीबीएसई डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी इज रेफर टू ए सिचुएशन वेयर फॉल इन द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी में लीड टू प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द नेशन as the goods become relatively cheaper. This will increase the international competitiveness of exports from the home country to the rest of the world. That is what I told you. Question number 13 पे आ जाते हैं. The process of credit creation by central banks comes to an end when the total of required reserves become equal to the initial deposit. The process of credit creation by commercial banks, मैंने तुमको बताया था जितना कैश है ना वो जब तक कन्वर्ट नहीं हो जाता इनटू रिजर्व्स तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करती रहती है, क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस बैंक्स कंटिन्यू करती रहती हैं। ठीक है, तो जो इनिशियल कैश डिपॉजिट आया है वो जब तक रिजर्व्स में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। तो एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अपने को बताना क्या है, अपने को न्यूमेरिकल मदद की न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करना है स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिस कैन बी प्रूवन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। सीबीएसई ने जो एग्जाम्पल लिया है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को सिंगल यूनिट माना गया है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर राउटेड थ्रू दी बैंक ओनली, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 रुपए का आया है, अपन मान लेते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है, रिजर्व्स माने हैं 20% के, तो 200 का डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा रिजर्व के फॉर्म में, और बचे हुए 800 रुपए के लोन बांटे जा सकते हैं। ये जैसे ही 800 रुपए का लोन बटेगा एक और डिपॉजिट क्रिएट होगा 800 रुपए का। 800 में से फिर से 160 रुपए आप रखोगे रिजर्व के फॉर्म में, और बचे हुए 640 रुपीज के क्या बांट दोगे, 800 माइनस 160 करेंगे तो लोन का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 640। 640 का जैसे ही लोन बटा है, इट्स अगेन एन अकाउंटिंग एंट्री। 640 का फिर से डिपॉजिट क्रिएट होगा जिसका फिर से 20% 128 रुपीज रिजर्व के फॉर्म में रखा जाएगा, और 512 रुपए का बटेगा फिर से लोन। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होगी जब तक कि पूरा कैश जो इनिशियल डिपॉजिट आया था 1000 रुपए का वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो जाता इनटू रिजर्व्स। रिजर्व्स ऑफ हाउ मच, 1000 रुपीज। ठीक है, तो उसके लिए मल्टीप्लायर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, 1 डिवाइडेड बाय 0.2, दैट गिव्स अस 5 टाइम्स। तो 5 गुना क्रेडिट क्रिएट हो सकती है, उसमें से 1000 रुपए का रिजर्व होगा, दैट इज इक्वल टू द इनिशियल डिपॉजिट, एंड 4000 के लोन्स बटेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड दैट इज व्हाट दे हैव आल्सो शोन। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। इन द कंट्री एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ऐसी सिचुएशन में लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। अगर आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एग्रीगेट सप्लाई, तो बेसिकली आपके पास जितना आपने डिजायर्ड स्टॉक सोचा था, कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो प्रोड्यूसर ने सोचा हुआ है, तो जितना स्टॉक आप मेंटेन करना चाह रहे थे उससे डिजायर्ड लेवल से नीचे आ चुके हो, तो ऑटोमेटिकली आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयमेंट, लोगों की इनकम और आउटपुट सब बढ़ जाएगा। तो आंसर एज पर सीबीएसई है, when extent aggregate demand is more than extent aggregate supply, it means that households are planning to consume more than that the firms are expecting them to. This will lead to
unintended fall in the inventories. To restore the desired level of inventory, producers may expand production. As a result, there will be increase in the level of output, employment, and income in the economy. Part B बोल रहा है इसी का. For a hypothetical economy, assuming that there is an increase in MPC from 75% to 90%, the change in investment to be 1,000 and the change in investment to be 1,000 crore. Using the concept of investment multiplier, calculate the increase in income due to change in MPC. देखो यार, अगर K की वैल्यू अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एमपीसी की मदद से, तो 1/1 माइनस एमपीसी यानी 1/1 माइनस 0.75 यानी 1/0.25. तो पहले K की वैल्यू थी 4 टाइम्स और बाद में K की वैल्यू होगी 1/1 माइनस 0.9, दैट इज 10 टाइम्स. ठीक है, 4 टाइम्स से 10 टाइम्स हो गई. अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1,000 का था तो मल्टीप्लायर के हिसाब से चेंज इन इनकम हो जाएगा 4,000 करोड़ का. जो पहले चेंज आना था उसकी जगह 10 टाइम्स इंटू 1,000 करें तो वो 10,000 करोड़ का चेंज बन जाएगा. तो इसका आंसर 4 और 10 और 4,000 और 10,000, 6,000 करोड़ का नेट इंक्रीज हुआ है इन्वेस्टमेंट में. क्वेश्चन नंबर 15, विद सुटेबल एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ऐसा टैक्स जिसका बर्डन और इंसिडेंस सेम पर्सन पे आ रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है. वो ही पे कर रहा है, वो ही बर्डन बेयर कर रहा है. एग्जाम्पल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस है. ऐसा टैक्सेस जिसका बर्डन किसी और पे आता है और पे कोई और करता है उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं. तो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस. आंसर एज पर सीबीएसई है डायरेक्ट टैक्स रेफर टू ऑल दोस टैक्सेस whose impact and incidence lie on the same entity. Uh, it cannot be shifted. Burden cannot be shifted. Wealth tax, corporate tax उसी के example है. और indirect tax है. It refers to those taxes which whose impact and incidence are on different entities. Its burden can be shifted. GST और excise duty example दिया हुआ है. Question number 16 पे आ जाते हैं. Many goods and services which may contribute to welfare but are not included in estimating GDP. Do you agree with the given statement? Give valid reasons to support your answers. Exactly. ऐसे बहुत सारे goods हैं जो जीडीपी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं किए जा रहे हैं, बट दे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ पीपल. इट मे ऑकर ड्यू टू नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जो हो जाते हैं रूरल एरियाज में स्पेशली, जहाँ पे आप गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो तो वेलफेयर में रिजल्ट कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी क्योंकि जीडीपी कैलकुलेशन में आ ही नहीं पाया है. अनदर इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी ऐसी सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वेलफेयर हो रहा है सोसाइटी में, लेकिन जीडीपी में ये ऐड नहीं हो पाई हैं. तो दे आर रिजल्टिंग इनटू वेलफेयर. जैसे मैंने एग्जांपल लिया था व्हेन आई टॉट यू कि अगर कोई फैक्ट्री प्लांटेशंस करती है तो प्लांटेशंस की वजह से सोसाइटी के लोगों का वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है. ओके, so answer is yes, there are many goods and services that may contribute to the welfare of economy, but they are not included in the estimation of GDP. These transactions are referred to non-market transactions. Transactions like domestic services ready, rendered by a homemaker contribute to welfare, but are not included in estimation of GDP because they are not paid for them. Okay? इसमें हाउस होम मेकर का एग्जाम्पल देके रखा है. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट है. With suitable examples, distinguish between final goods and intermediate goods. ऐसे सारे goods that have crossed the boundary line of production and are ready for use by final users are final goods. और जो boundary line of production cross नहीं किए हैं वो है intermediate goods. सेम गुड फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड हो सकता है, डिपेंड करता है उसको यूज कैसे किया जा रहा है. एंड फाइनल गुड्स का वैल्यू नेशनल इनकम एस्टिमेशन में ऐड होता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड का वैल्यू ऐड नहीं किया जाता. Answer as per CBSE, final goods refer to all those goods which are either used in the consumption process or for investment purpose. For example, a shirt produced by a consumer. शर्ट जो परचेज किया है कंज्यूमर ने वो फाइनल गुड है. Intermediate good are those goods which are used for resale or further production purposes in the same year. Cloth used by a firm which is manufacturing shirts, उसे कहा जाएगा इंटरमीडिएट गुड. ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा. पार्ट बी है यूजिंग सुटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी. रियल जीडीपी मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस. वो रियल जीडीपी होता है. नॉमिनल जीडीपी वो होता है द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग produced
in domestic territory during a financial year calculated at current year prices. तो वो रियल जीडीपी जो होता है वो बेस ईयर की प्राइसेस को कंसिडर करके कैलकुलेट किया जाता है और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर की प्राइसेस को कंसिडर करके कैलकुलेट किया जाता है. इसका आंसर है real GDP is the money value of all final goods and services produced in the domestic territory of an economy measured at base year prices, whereas nominal GDP is money value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country measured at current year prices. For example, considering base year as 2000 and current year 2001, अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 2000 में प्राइस है ₹10 और आउटपुट है 100 यूनिट्स का. रियल जीडीपी हो जाएगा 100 इंटू 10 और नॉमिनल जीडीपी भी हो जाएगा 100 इंटू 10. और 2001 में इन लोगों ने प्राइस ली है 15 और क्वांटिटी ली है 100. तो रियल जीडीपी निकालेंगे तो बेस ईयर की प्राइस पे निकालेंगे, दैट इज 10 इंटू 100, दैट इज 1000. और नॉमिनल जीडीपी अगर निकलेगा तो 15 इंटू 100 होगा, दैट इज 1500. देन पार्ट सेकंड है सेल द मीन state the meaning of normal resident of a country. A normal resident मतलब ऐसे individuals those have economic interest in a country and they reside in India या domestic territory for a period more than 1 year. So answer as per CBSE, normal residents of a country refer to an individual or institution who ordinarily resides in India in country and whose center of economic interest is also in that country. Question number 17 पे आ जाते हैं. Case study based question है. Read the following text carefully and answer the given questions on the basis of the same and common understanding. On 30th September 2022, Reserve Bank of India raised repo rate from for the fourth time in a row. The Monetary Policy Committee decided to raise the policy rate by 50 basis points. 50 basis points मतलब 0.5% होता है. After this announcement, the new repo rate stands at 5.9%, while the uh, reverse repo rate continues to be 3.3%, 3.35%. Commercial banks borrow money from central bank when there is a shortage of funds. With the surge in the repo rate, borrowings by general public will become costlier. This is because RBI hikes its repo rate. It becomes costly for the banks to borrow short-term funds from the central bank. As a result, the banks hike the rates at which customers borrow money from them to compensate for the hike in repo rate. This happens because banks offer loans to the retail customers at interest rate which is generally directly proportional to the repo rate. The increase in 0.5% in repo rate will lead to a higher interest rate on loans for borrowers, implying that EMI, equal monthly installment, for repaying the existing loans will also increase. Define repo rate. बेटा ऐसा रेट जिसपे कमर्शियल बैंक्स बोरो करती हैं आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, उसे कहा जाता है रेपो रेट. तो ये तो तुम्हारे कंटेंट से डायरेक्टली रिलेटेड है जो बुक्स में कवर्ड है. रेपो रेट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends to sorry lends to the commercial banks for short term requirements. So second question, B part का question है इसका. Outline the recent change made by the Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India. Monetary Policy Committee ने क्या किया है? रेपो रेट बढ़ा दी है 50 बेसिस पॉइंट से या 0.5% से. आंसर है MPC, Monetary Policy Committee of RBI raised the repo rate by 50 basis points. और C है increase in the repo rate is an important tool under Monetary Policy Committee to combat the situation of inflation in the economy. Justify the statement. ये एक important tool इसलिए है क्योंकि जब भी इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में तो ऐसी सिचुएशन में जैसे ही आरबीआई महंगा लोन देगी कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स भी हम लोगों को रिटेल बायर्स को ऑफ लोन महंगा लोन देगी. ऑटोमेटिकली हम लोन कम देंगे, कम लेंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी और डिमांड भी कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन इसलिए कंट्रोल में आ जाएगा. To deal with the situation of inflation, Monetary Policy Committee of India, sorry, RBI, has increased the repo rate. An increase in repo rate will force the commercial banks to increase their lending rate, making the credit costlier for general public, thereby discouraging the borrowings. Consequently, aggregate demand will fall and thereby um, correcting the situation of inflation in the economy. Question number 18 पे आ जाते हैं. Section B शुरू हो गया है. Which of the following is not true about foreign trade during the colonial rule? इनमें से कौन सा सही नहीं है? पहला देख रखा है India suffered from a large trade deficit. We were generating export surplus, हम deficit में नहीं थे, तो पहला ही statement गलत है. ठीक है, तो correct option is option A. बाकी restrictive policies of commodity production were followed.
ब्रिटेन मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये भी सही है। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज अ प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम सोइंग टिल सेल। सारी एक्टिविटीज जब आप सो करते हो क्रॉप्स को टिल सेल ऑफ द फाइनल प्रोड्यूस इन द मार्केट, उसे कहा जाता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, दैट इज ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट है, डैश हैव इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट माइक्रो फाइनेंस सिस्टम एंड लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बेटा इंपॉर्टेंट माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के लिए वर्क कर रहे हैं एंड हैज लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें नाबार्ड को देख के, तो करेक्ट आंसर इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, असर्शन देके रखा है, ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रेडेड इन दी मार्केट, हाउएवर इट्स सर्विसेज आर ट्रेडेड। असर्शन तो बिल्कुल सही है, ह्यूमन कैपिटल को आप ट्रेड नहीं करते हो, उसकी सर्विस को ट्रेड करते हो। ठीक है, फिजिकल कैपिटल को आप ट्रेड कर सकते हो बट ह्यूमन कैपिटल को नहीं ट्रेड कर सकते। और रीजन देके रखा है, ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल इन नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल होती है। तो असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है, और रीजन सही से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसी के और में जो क्वेश्चन है, बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल accrue only to private entities, whereas human capital provides private as well as dash benefits। बेटा प्राइवेट कैपिटल के बेनिफिट्स तो फिजिकल कैपिटल के बेनिफिट्स केवल प्राइवेट एंटिटी को ही मिलते हैं, लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड होता है तो ऐसी सिचुएशन में नॉट ओनली प्राइवेट बेनिफिट्स जनरेट होते हैं, सोशल बेनिफिट्स भी जनरेट होते हैं, क्योंकि एक एजुकेटेड और हेल्दी पर्सन बेटर कंट्रीब्यूट कर पाएगा टू द सोसाइटी, एंड दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन बी, सोशल बेनिफिट्स। Then question number 21, read the following statement carefully. Statement 1 देके रखा है, China introduced structural economic reforms on its own without any pressure. Absolutely correct. इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में केवल चाइना ही ऐसी कंट्री थी जिसने वॉलंटरली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। और स्टेटमेंट 2 देके रखा है, स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इन इंडिया द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस लेड टू द वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाला गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद पाकिस्तान की सिचुएशन खराब हुई थी, इंडिया की सिचुएशन इम्प्रोवाइज हुई है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। कमिंग ऑन टू क्वेश्चन 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट accruing from green revolution? ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा नहीं था। इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर्स, ये तो सही है, इससे इन लोगों की इनकम बढ़ रही थी क्योंकि ज्यादा क्रॉप्स बन पा रही थी। ये है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट अबाउट मिल्क, इट वाज अबाउट ग्रेन्स। वो भी ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड दैट इज व्हाई वही सही है। देन क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द सेट ऑफ इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर। तो इनमें से इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज 1850 में हुआ था, तो ये तो सही है, ए एंड वन। अपने को इनकरेक्ट पेयर बताना है, तो इसको 1907 में आया था, ये गलत है। 1807 में नहीं आया था, 1907 में आया था, तो बी वाला कॉम्बिनेशन गलत है, दैट इज बी एंड सेकंड आर रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं, चाइना इनिशिएटेड डैश इन 1958। क्या आया था 1958 में? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, दैट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। Dash acts as a measure of the extent of demographic participation in social and political decision making। बेटा लिबर्टी इंडिकेटर्स है इसका आंसर, लिबर्टी इंडिकेटर डायरेक्टली देके रखा है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना वाले चैप्टर में। Question number 25, in an economy, when the rate of resource extraction is lower than the rate of regeneration in the economy, the environment may operate। यार अगर एक्सट्रैक्शन कम स्पीड से हो रहा है और आप रीजनरेट ज्यादा स्पीड से कर रहे हो तो आपका एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं हो रहा है। तो इट इज एनवायरमेंट में ऑपरेट विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आप कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो। अगर आपका एक्सट्रैक्शन ज्यादा है और रीजनरेशन कम स्पीड से हो रहा है तो आप कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड ऑपरेट करते हो। क्वेश्चन नंबर 26, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, अमंग्स इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन एंड हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। चाइना सबसे बड़ा नेशन है और उसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी लेट मी टेल यू चाइना की नहीं है। जब ये पेपर आया था तब पॉपुलेशन डेफिनेटली चाइना की ज्यादा होगी, लेकिन आज की तारीख में तो इंडिया ने उसमें पॉपुलेशन में भी सरपास कर दिया है चाइना को। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की ज्यादा है क्योंकि इंडिया का एरिया कम है इन कंपैरिजन टू चाइना।
तो स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट 1 तो गलत है। स्टेटमेंट 2 है वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1970s इन चाइना लेड टू अ कंसिडरेबल डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद चाइना की पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई थी। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द टर्म्स ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी के टर्म्स में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों का डेटा देके रखा है अपने को। 5.7, 10.3 और 6.3। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसका है? चाइना का है। लेकिन बाद में इंडिया का हाईएस्ट ग्रोथ रेट हो गया है। तो ऑल्टरनेटिव्स देके रखे हैं, अपने को इनकरेक्ट बताना है। ए देके रखा है चाइना वाज एबल टू मेंटेन नियर डबल डिजिट ग्रोथ ड्यूरिंग 1980s। ये तो बिल्कुल सही है, डबल डिजिट ग्रोथ में चल रही थी चाइना, बहुत स्पीड में बढ़ रही थी। बी है पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1980 टू 2017। 1980 से 17 के बीच में क्या पाकिस्तान आगे है इंडिया से? ये गलत है। इंडिया आगे है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। तो बी वाला स्टेटमेंट क्योंकि इनकरेक्ट है, दैट इज व्हाई दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। सीरियस कंसर्न्स ओवर द क्लाइमेट चेंज इज टेकिंग ओवर द अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड, अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड। यार जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से इट्स अ बिग थ्रेट एंड प्रॉब्लम। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एंड इमेज डिस्कस एनी टू स्ट्रैटेजीज टू टैकल दिस ग्लोबल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। यहाँ पे यू कैन सी यूज ऑफ सोलर पैनल्स किया जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर द सजेशंस दैट वी कैन गिव ताकि एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से रोका जा सके? अपने को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। वी कैन एक्चुअली गो फॉर लेस यूसेज ऑफ पोल्यूशन डिवाइसेस, पोल्यूशन क्रिएटिंग डिवाइसेस। अपार्ट फ्रॉम दैट सोलर पैनल्स अगर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो पाएंगी। थर्मल एनर्जी के कंपैरिजन में पोल्यूशन भी कम होगा। ऑटोमोबाइल्स का यूज कम से कम करना चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन एनी नेशन। तो इसका आंसर है यूज विंड एनर्जी इन द एरियाज वेयर स्पीडीली विंड ऑपरेट हो रही है, इट्स यूजुअली हाई। तो विंड मिल्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो थर्मल एनर्जी की जगह इन लोगों ने देकर रखा है विंड एनर्जी। कोई और स्ट्रैटेजी भी चलेगी ऐसा सीबीएसई ने बताया है। 1.5 मार्क है हर पॉइंट के लिए, if you can see the weightage। फिर यूज ऑफ सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फोटो वोल्टेइक cells या solar panels, solar energy can be converted into electricity. This technology is extremely useful for remote areas and is free from pollution. तो ये दो टेक्निक्स के अलावा और भी चीजें लिख सकते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन वेरियस मेजर्स, ठीक है, न्यूमरस स्टेप्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम थ्रू एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। फार्मर इनकम को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। In the light of the above statement, explain any two advantages of diversification in agriculture. यार डाइवर्सिफाई क्यों करना चाहिए एग्रीकल्चर के अलावा अलाइड एक्टिविटीज में? देखो डाइवर्सिफिकेशन दो तरह का हो सकता है। इट्स डाइवर्सिफिकेशन इन क्रॉप्स एंड सेकंड इज डाइवर्सिफिकेशन इन अदर प्रोडक्टिव एरियाज। अगर आप डाइवर्सिफाई करते हो क्रॉप्स में तो ऐसी सिचुएशन में यू विल एंटर न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, जिससे आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है, इनकम लेवल इंप्रूव हो जाते हैं और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाओगे। और एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी अलाइड एक्टिविटीज में डाइवर्सिफाई करने का भी सिमिलर फायदा है। रिस्क कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी। एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन हो सकता है, आप थोड़े पार्ट ऑफ ईयर के लिए एम्प्लॉयड हो, लेकिन आप दूसरी चीजों में डाइवर्सिफाई करते हो तो आप बाकी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हो। तो आंसर है इसका agricultural diversification helps in increasing farmers' income, as there is a greater risk in depending completely, extensively on farming for livelihood. Diversification reduces the risk from the agriculture sector. It also provides sustainable livelihood options to the rural population. Expansion into other sectors provides supplementary gainful employment during the off season. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अपन ने कवर कर लिए हैं। इसी के और में पार्ट डी देके रखा है। Active government intervention is essential in education and health sectors in India. Do you agree with the given statement? Give reasons to support your answer. एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दिया तो एट टाइम्स इट विल बी कॉस्टली
लोगों को पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन होती नहीं है कि कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है। तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट जो एफिलिएशंस देती है, सर्टिफिकेशंस देती है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू कर्ब मोनोपोली पावर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, इट इज इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट ये स्टेप ले। हर किसी के पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना एजुकेशन और हेल्थ खुद अफोर्ड कर पाए, तो गवर्नमेंट विल हैव टू मेक एक्सपेंडिचर and make compulsory primary education. Answer is yes, government intervention is essential in education and healthcare services as it creates both private and social benefits. Expenditure on education and health make substantial long-term impact. Since such impacts cannot be easily reversed, the government intervention becomes essential. To be marked as old, any other valid reason to be also given marks. ऐसा देखे रखा है CBSE ने. Then question number 30 पे आ जाते हैं. Discuss any two merits and demerits of green revolution in the agricultural sector in Indian economy. कोई भी दो मेरिट और डीमेरिट बतानी है. तो फायदा तो ये था कि इसकी वजह से बम्पर इंक्रीज हुआ था इन दी प्रोडक्शन. इट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मर्स. इससे लोगों की इनकम बढ़ रही थी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन हैड मल्टीपल पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. मार्केटेबल सरप्लस बच रहा था, बफर स्टॉक मेंटेन कर पा रही थी गवर्नमेंट, और प्राइसेस कम हो गई थी, तो लो इनकम ग्रुप के लिए भी बेनिफिट था. लेकिन अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ये बहुत कम क्रॉप्स में आया, बहुत कम एरियाज में आया, और ये मेनली बिग फार्मर्स को ही बेनिफिट कर पाया, स्मॉल फार्मर्स को बेनिफिट नहीं कर पाया. आंसर एज पर सीबीएसई मेरिट्स देके रखी है. इट enabled India to achieve self-sufficiency in food grains that led to creation of buffer stocks in India. Farmers' income increased substantially. और नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें, HYV टेक्नोलॉजी वाज इजीली एक्सेसिबल टू टू बिग फार्मर्स, तो इसलिए वो इनइक्वालिटी या गैप बढ़ा ही है. HYV क्रॉप्स आर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक, तो वो चीज भी एक डीमेरिट का पॉइंट थी. कोई भी और वैलिड पॉइंट अगर होगा तो उसे भी माना जाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा, ये डेटा तुमको दिया गया है, बहुत ही ब्लर देके रखा है वो. पहला पॉइंट देके रखा है, आइडेंटिफाई द इनकम इंडिकेटर एंड हेल्थ इंडिकेटर ईच. एक एक वन हेल्थ इंडिकेटर अपने को बताना है और एक इनकम इंडिकेटर. तो इनकम इंडिकेटर क्या हो सकता है? इट कैन बी पर कैपिटा इनकम, राइट? दिस रियल इनकम, जीडीपी पर कैपिटा, ये सारे इनकम इंडिकेटर्स हो सकते हैं. और हेल्थ का इंडिकेटर हो सकता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट. ठीक है, ये हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं. पर कैपिटा इनकम यहाँ पे देके रखी है, ओके, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. तो जीएनपी पर कैपिटा इन लोगों ने भी देके रखा है, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी देके रखा है. कंपेयर इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन ऑफ द इंडिकेटर्स आइडेंटिफाइड अबव. ऊपर दिए गए इंडिकेटर्स के हिसाब से वी कैन कंपेयर दैट एसजीआई के टर्म्स में, इंडेक्स में परफॉर्मेंस बेटर है चाइना का इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, GDP per capita, China has been performing better in comparison to India and Pakistan. इन लोगों ने जो कंपेयर किया वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज वेरी हाई इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना. फॉर एवरी 1 लाख बर्थ 29 वुमेन लूज देयर लाइव्स इन चाइना, वेयर इन इंडिया वो है 133. तो दैट इज वाई आप किसी भी चीज का कंपैरिजन कर सकते थे आउट ऑफ द टेबल गिवन. क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. डू यू अग्री? बिल्कुल सही है. जो भी एक्सपेंडिचर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे करते हैं, वो ऑन कैंपस भी हो सकता है, इन कैंपस भी हो सकता है, और ऑफ कैंपस भी हो सकता है. तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका ह्यूमन कैपिटल है वो बेटर ट्रेन रहेगा, और अगर वो बेटर ट्रेन रहेगा तो वो बेटर तरह से फिजिकल कैपिटल को यूज कर पाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एंड दैट इज वाई आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ओवरऑल. तो आंसर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट इन द recent times in India as it adds to the productive capacity of employees. Firms encourage such trainings as the benefits outweighs the cost of the trainings. It enables employees to adapt newer technologies and modern ideas, and it is important source of human capital formation. इसी के और में बी पार्ट देके रखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द नीड फॉर लेबर, नीड ऑफ आर टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. elaborate any two advantages and limitations, दोनों बताने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के. तो दो एडवांटेज कोई से भी लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करता, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करता, सॉइल इरोजन नहीं करता, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन कर पाता है. आपको हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ये सारे फायदे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के.
और अगर डीमेरिट्स की बात करें तो अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। वी आर नॉट हैविंग प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें क्रॉप्स ग्रो कर पाएंगी। जनरली इसका ईल्ड कम होता है, मतलब पर हेक्टेयर एरिया पे कम क्रॉप्स उग पाती हैं ऑर्गेनिकली। आंसर एज पर सीबीएसई, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग which relies upon the use of organic inputs for cultivation such as animal manures and compost. It is chemical free, which helps in soil conservation. Or organic produce has more nutritional value than chemical farming. Limitations is the yields from the organic farming are lesser than the modern agricultural farming. Therefore, small and marginal farmers may find it difficult to adapt to large scale production. और इसी का सेकंड पार्ट है प्रोड्यूस sorry, produce farm organic farming generally has a shorter shelf life. ये कम ड्यूरेशन के लिए अच्छी रहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू ग्रो की गई क्रॉप्स। ठीक है, और कोई भी अदर पॉइंट वैलिड माना गया है। फॉर ईच पॉइंट यू आर गेटिंग 1 मार्क हियर। यू कैन सी द डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, discuss its usefulness. What is worker population ratio? Total workforce divided by total population. It helps us knowing कि कितने लोग actual में काम कर रहे हैं out of the entire population, how much of the population is independent and how much is dependent on that population. Another thing that we come to know is कितने लोग employed हैं और कितने लोग unemployed हैं. So coming on to the answer as per CBSE, part A है ये, और उसका भी फर्स्ट पार्ट है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। It is represented as percentage. Worker population ratio is an indicator which is used for analyzing the employment situation in the country. The ratio is useful in knowing the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country. Higher the worker population ratio, higher will be the engagement of people in the economic activities and vice versa. Okay, यही मैंने तुम्हें अभी बताया। सेकंड पार्ट है इसका, मिस्टर ऋषि। देखो ये कितना आंसर था, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को डिफाइन करने का 1 नंबर था और 2 नंबर आगे के एक्सप्लेनेशन के थे। फिर सेकंड पार्ट है, Mr. Rishi, after completing his education, has joined the family business, but his marginal productivity is zero. Comment upon the employment status of Mr. Rishi. Give valid reasons to support your answer. यार अगर उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, मतलब अगर मिस्टर ऋषि वहां अपने बिजनेस में काम नहीं भी करे तो भी बिजनेस का आउटपुट, उसका सेल कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इससे हम ये इम्प्लाई करते हैं कि ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन जहाँ पे आप जरूरत से ज्यादा लेबर एम्प्लॉय कर लेते हो किसी पर्टिकुलर काम में, और एक्स्ट्रा लेबर को हटा भी दिया जाए तो भी अ, उससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली फैमिली फार्म्स पे और फैमिली बिजनेसेस में ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा लेबर एम्प्लॉयड है, and that is why this is a situation of disguised unemployment. Answer as per CBSE इसके पूरे 3 मार्क्स हैं। आंसर जो इन्हें दिया है, मिस्टर ऋषि कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयड person as he is disguisedly unemployed. Disguised unemployment refers to a situation when the person seems to be employed but is not contributing to the output. That is marginal productivity is zero. ठीक है, और में बी पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट है उसी का। काव्या वर्क्स ऑन हर फैमिली फार्म and is neither paid in cash nor in the form of grains. Can she be recognized as a worker? Give valid reasons in support of your answer. काव्या अगर फैमिली फार्म पे वर्क कर रही है और अगर उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एग्जिस्ट करता है, तो इन दैट सिचुएशन शी कैन बी रिगार्डेड एज वर्कर बिकॉज शी इज डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। लेकिन अगर वो फैमिली फार्म पे वर्क करके उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, देन शी कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्कर। ओके, women like Kavya carry out household tasks like cooking, fetching water, fetching water and firewood, and participate in farm labor. They are not paid wages in cash or in kind. For this reason, women like Kavya are not categorized as workers. Answer as per CBSE is defined only in one terms कि Kavya is not a worker क्योंकि उसको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। ओके, एंड दैट इज वाई उसे रिगार्ड नहीं किया जाता। जितने भी वो काम कर रही है दैट विल बी अ काइंड ऑफ अनप्रोडक्टिव जॉब एक्टिविटीज। देन सेकंड है, इन लेट 1990s इंडिया एक्सपीरियंस्ड अ widening gap between growth of GDP and employment generation discuss। इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ का सिचुएशन, जहाँ पे आपका जीडीपी बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयमेंट इतने स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहा है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, not because of more labor engaged in the productive activity. Answer as per CBSE, after the introduction of economic reforms in 1990s, India has experienced a rapid rise in GDP growth rate. However, employment growth rate uh, has been declining in spite of rising GDP. That is, India started experiencing the problem of jobless growth, where uh, she was able to produce more goods and services without corresponding rise in the employment in the economy. Then question number 34, again a case study based question. Read the following text carefully and answer the questions. Text देके रखा है the stabilization and structural adjustment measures initiated under 1991 economic reforms mark a wide what sorry क्या कर रहे हैं ये watershed moment in India's economic policies. Um, For almost 3 decades since independence, India's development strategy and economic policies were guided by objective of achieving the growth of output and employment with social justice and equity. Ever since 1970s, it was realized that many of the regulations on the economic activities have outlined outlived their usefulness and were in fact impacting economic growth and development. क्या बोल रहे हैं इसमें 1970 onwards ही उनको realization था कि यार ये जितनी भी policies थी equity लाने के लिए वो basically वो उनका objective पूरा नहीं कर पा रही हैं. In response to this, government initiated some milder liberalization reforms for almost a decade since the early 1980s. Early liberalization 1980s में ही शुरू हो गया था. However, the Indian economy soon had to face the Gulf crisis and consequently Indian economy को Gulf crisis face करना पड़ा और इसी के तहत uh, it underestimated about the oil prices. Consequently, the underestimates about the oil prices, the external payment problems. इतने कम पैसे बचे थे कि आप external payments कर नहीं पा रहे थे. Serious inflationary pressures, inflation बढ़ता जा रहा था. Uh, the scarcities of essential commodity necessity की कमी आने लग गई थी and the deterioration of fiscal discipline, that is these led to the Indian economy on the verge of economic crisis क्यों हुई थी? Because of all these reasons. In response to the emerging crisis, the government initiated a set of stabilization and structural reforms. किस तरह के stabilization and structural reforms हैं? Fiscal deficit कम करना पड़ेगा, money supply बढ़ाना पड़ेगा, then an exchange rate adjustment system. Exchange rate को stabilize करने के लिए. The key objective of stabilization policy was to bring the growth of aggregate demand in line with the long-term growth plan of the economy. Okay. In conjunction, the structural adjustment measures क्या थे? Industrial delicensing हुई, liberalize किया गया, policy changes जो होते हैं वो basically structural measures होते हैं, and deregulation of financial sector were taken in to improve the supply side of the economy. ये supply side measures थे. This shifted the long-term growth path of the economy itself completely. अब अपने को आंसर करना है. Briefly outline any two reasons for the initiation of economic reforms in India. हम deficit में थे, हमारे पास ज्यादा funds नहीं बचे थे, public sector losses में था, जो इन लोगों ने outline किए हैं, oil crisis हुई थी, external payment की crisis चल रही थी, inflationary pressures थे. That was the reason. High inflationary pressure, fiscal deficit बढ़ते जा रहा था. और उसके बाद जो next question है, government introduced a set of stabilization and structural reforms to solve the problem. State the key initiatives and objectives of these policies adopted by the government of India. तो stabilization reforms ये वाले थे जो हमने सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें पैराग्राफ में देके रखे हैं, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सारे यहाँ देके रखे थे. और ये सब इंट्रोड्यूस करने का कारण था कि गवर्नमेंट वांटेड टू लिबरलाइज द इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहती थी, फॉरेन सेक्टर को इनकरेज करना चाहती थी, जिससे कि कंपटीशन बढ़े, ज्यादा प्रोडक्ट्स बने हमारी कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो. राइट. तो स्ट्रक्चरल मेजर्स और स्टेबलाइजेशन मेजर्स दोनों देके रखे थे. की ऑब्जेक्टिव ऑफ सच पॉलिसीज वाज ब्रिंगिंग द growth of aggregate demand in line with the
ग्रोथ पाथ ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, ये लाइन यहाँ पे ही दी हुई है, वो लाइन को आंसर में लिखना है। दैट इज इट विद दिस पेपर। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन